नेक्स्ट अपन लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने चीज़ों को दो तरीके से डिवाइड किया था। पहला था प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा था इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि कोई चीज़ सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनती है। समझ आया? प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? क्या मतलब होता है प्योर सब्सटेंस का? जिसमें सिर्फ प्योर चीज़ें किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक तरह की चीज़ें हों। जैसे कोई मटेरियल बना है तो वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना है। हाइड्रोजन गैस हमने ली तो उसमें एटम सिर्फ किसके मिलेंगे आपको? हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के एटम नहीं मिलेंगे। तो उसमें प्योरली हाइड्रोजन के एटम्स हैं, है ना। तो इस तरह का जो पार्टिकल बनता है, इस तरह का जो सब्सटेंस है, उसको क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, हाँ, तो ओके। और मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस होंगे, इसलिए उसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर पर हम अभी आते हैं। पहले हम प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन लेते हैं, एलिमेंट्स, और उसके अंदर और क्या बनाया था? कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। सो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस इज pure substance contains only one kind of particles. Only one kind of particles, है ना? समझ आया? और प्योर सब्सटेंस के लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, होमोजीनियस। ऑल टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस मटेरियल इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस पर हम आते हैं तो फिर आपको वो समझ में आएगा। ओके, अच्छा, प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने दो तरह का क्लासिफिकेशन और किया था। एक हमने बनाया था एलिमेंट्स और एक बनाया था कंपाउंड। तो इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसको कहते हैं? और याद रखिएगा, दिस इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट को भी आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, सेम। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस which consists of only one particle. समझ आया क्या मतलब है? एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ कितने पार्टिकल होते हैं? सिर्फ एक पार्टिकल से बनने वाला जो सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस, उसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। और इसको यूजुअली आप ऐसे याद रखिए, आप जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो उसमें जितने आपको पार्टिकल लिखे हुए मिलते हैं, है ना, वो सब क्या हैं? एलिमेंट्स। समझ आ रहा है? उन्हीं को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। कुल उतने ही तरह के एलिमेंट्स हैं ही हमारे पास संसार में, 108, 110, 114 इतने ही खोजे गए हैं। और भी खोजे गए हैं लेकिन अभी उनको शामिल नहीं किया गया पीरियोडिक टेबल में। आ रहा है समझिए? तो कुल कितनी तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 114 सपोज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खींचोगे 120 हैं, उसमें 114 पीरियोडिक टेबल में। तो एलिमेंट को हम कैसे याद रखेंगे? व्हाट इज एलिमेंट? इट इज़ प्योर सब्सटेंस। लेकिन इस प्योर सब्सटेंस में खासियत क्या होगी कि उसमें सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल होंगे।
पार्टिकल, उस पार्टिकल को हम एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी बोल सकते हैं, विज एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है एटम और मॉलिक्यूल का। ठीक, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी एलिमेंट अगर हम एटम बोल रहे हैं तो वो कैसा दिखता है, समझ रहे हो? एटम अगर हम बोलते हैं तो वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। देखिए एग्जाम्पल, एटम की बात हम करें, प्योर एलिमेंट की। सो आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दिख रहा है? इसमें सिर्फ देखो सिंगल एटम है आयरन का, दिख रहा है? सिंगल एटम है सिल्वर का। ये सब के आप सिंबल्स भी याद करेंगे अब ना, क्योंकि अब आप आगे चल के पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको पूरा टेबल याद करना है, पूरे एलिमेंट्स याद करने हैं। सो दिस इज वन सिंगल एटम। आयरन अगर हम लेके आते हैं, प्योर आयरन की बात हो रही है ना, मिक्सचर वाले आयरन की नहीं। प्योर आयरन थोड़ा सा हार्ड रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। ठीक है, ठीक है, उसमें और किसी का एटम आपको नहीं मिलता, तो वो कैसा सब्सटेंस हो गया? प्योर। उसमें जितने एटम पड़े होंगे, जितने पार्टिकल पड़े होंगे, किसके पड़े होंगे? आयरन के, समझे ना? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। समझ आ रहा है? और उसमें हम एटम सिर्फ किसके देख रहे हैं? आयरन के। इसी तरह सिल्वर हो गया, इसी तरह से गोल्ड हो गया, ये गोल्ड का सिंबल है AU। ठीक है ना? गोल्ड, प्योर गोल्ड कौन सा होता है? 24 कैरेट का गोल्ड, वो प्योर गोल्ड होता है, लेकिन उससे ज्वेलरी नहीं बन पाती, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं। कौन सी इम्प्यूरिटी? कॉपर। ठीक है, तब जाके वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, मुलायम होता है, और उससे ज्वेलरी बनाई जाती है। मुलायम तो पहले ही होता है, 24 कैरेट का गोल्ड ज़्यादा मुलायम होता है ना, सॉफ्ट होता है। उसको थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं ताकि ज्वेलरी बना सकें। हार्ड बनाने के लिए इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं, और उसमें क्या मिलाते हैं इम्प्यूरिटी के तौर पर? कॉपर। ठीक है जी, आया समझ में? तो थोड़ा सा हार्ड होता है ताकि ज्वेलरी बनाई जा सके, नहीं तो आप वो ज्वेलरी को पकड़ोगे तो ऐसे दब जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो 24 कैरेट का गोल्ड सॉफ्ट गोल्ड है। ठीक है, तो ये 24 कैरेट है। प्योर गोल्ड के आपको एटम्स मिलेंगे उसमें, समझ आ रहा है? इसी तरह करके और बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सिर्फ अभी एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल लें, एक से ज़्यादा एटम आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे 2 एटम हाइड्रोजन के आ गए तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। लेकिन है तो हाइड्रोजन 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 ही ना, समझ आ रहा है? इसी तरह से 2 एटम नाइट्रोजन के आ गए, 2 एटम ऑक्सीजन के आ गए, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? सिंगल पार्टिकल, जिसको एलिमेंट बोलना है, एटम के। ये एक से ज़्यादा एटम, 2 एटम मिनिमम अगर जमा हुए तो उसको क्या बोलना है? मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल अंतर समझ में आया? आप इसको ऐसे दिमाग में फिगर आउट कीजिए, मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। तो कम से कम 2 ठो एटम मिलेंगे तब ना उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन अगर एक ही ठो एटम रहा तो उसको एटम ही बोलना है, वो मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन सिंगल एटम वाला भी मॉलिक्यूल कहलाता है, उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। अभी हम आगे नोट करेंगे उसको। ठीक, अभी फिलहाल ये समझ में आया आपको? ये आया कि नहीं आया? इतना आ गया? अच्छा, अब हम लेते हैं एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो इसके टाइप्स देखिए। एलिमेंट बेसिकली 3 तरह का होता है ना। पहले तरह के एलिमेंट को हम बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट का नाम जब भी आए तुरंत पीरियोडिक टेबल याद कर लो, उसमें जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं वो एलिमेंट हैं। जो कुछ भी उसमें सिंबल्स लिखा हुआ है, जिन जिन चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, वो सब की सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। 114 तरह के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अभी वो अधूरा है, लेकिन अभी 114 तरह के एलिमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं। उसमें से मोर देन हाफ एलिमेंट मेटल होते हैं, ऑलमोस्ट 65%। कितने? ऑलमोस्ट 65% एलिमेंट्स आर मेटल।
तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नंबर में क्या मौजूद है, कौन सा एलिमेंट, मेटल। और मेटल किसको बोलते हैं, जिनके पास एक खास प्रॉपर्टी आ जाए उसको मेटल बोलते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 1, जितने भी मेटल हैं वो सब के सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में कोई भी मेटल नहीं मिलता। समझ आया, समझ रहे हो बात। तो जितने मेटल होंगे सब कैसे होंगे, सब सॉलिड होंगे। एक ही है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, मरकरी, लेकिन गैसियस स्टेट में कोई मेटल नहीं मिलता, और वो एक रेयर केस है मरकरी का। मरकरी इसे मेटल, मरकरी समझ रहे हो किसको बोलते हैं, मर्क्यूरी। किसको, थर्मोमीटर में जो रहता है अंदर, आपका टेम्परेचर बताता है। कैसे बताता है टेम्परेचर, वो फ्लो होकर ऊपर चढ़ जाता है, और हमने थर्मोमीटर में नंबरिंग लगाई होती है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसके पास ये टेंडेंसी है कि अगर उसको हीट दोगे तो फैलता है। अपन कल फिजिक्स में बात कर रहे थे ना कि फैलने वाली चीज़ चाहिए, तो मरकरी भी एक ऐसी मटेरियल नेचर ने बनाई है उसको कि अगर उसको आप गर्मी दोगे, हीट दोगे, तो क्या होता है, फैलने लग जाता है। तो थोड़ी सी आप बॉडी में थर्मोमीटर को लगाइए, मुंह में डालिए, बगल में लगाइए थर्मोमीटर को, तो गर्मी की वजह से, बॉडी के टेम्परेचर की वजह से वो गर्म होता है मरकरी, और ऐसे ऊपर चढ़ने लगता है, और जहाँ पे जाके रुकता है वो रीडिंग हम पढ़ लेते हैं थर्मोमीटर में, वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर कहलाता है। समझ गए बात को, ठीक है। तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, मरकरी किस स्टेट में रहता है, फ्लो होने की टेंडेंसी किसके पास होती है, लिक्विड, तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है। बाकी जितने भी मेटल हैं वो सब के सब किस में रहते हैं, सॉलिड में रहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट, ये एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एक्सेप्ट मरकरी, exist in solid state except mercury in liquid state। ठीक है, मरकरी मेटल है, याद रखना ना, क्या है, लेकिन ये कौन सी स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक बात। और बाकी जितने भी 65% एलिमेंट मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में वो सब के सब सॉलिड हैं। दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड की और क्या हो सकती है, सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने मेटल हैं, जितने, हर एक मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। हर एक मेटल को गर्म करोगे, इधर गर्म करोगे तो उधर चली जाएगी गर्मी, दूसरे एंड में चली जाएगी। जैसे एक लोहे का रॉड लीजिए, उसको एक कोने में गर्म कीजिए और दूसरे कोना आप पकड़ लीजिए, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म हो गया और आप उसको छोड़ दोगे। गर्म तो आप यहाँ कर रहे थे, वो गर्मी यहाँ कैसे पहुँच गई, क्योंकि ये मेटल है, ये अपने अंदर से हीट को चलना अलाउ करता है। ये मेटल है, ये अपने आप के अंदर करंट को चलना अलाउ करता है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी छोड़ोगे, यहाँ पकड़ोगे तो करंट मारेगा, आपको शॉक लगेगा। कोई भी मेटल, जितने भी मेटल हैं, तो हीट भी ट्रांसफॉर्म होता है उसके अंदर और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफॉर्म होती है उसके अंदर, चलती है, चलना अलाउ करता है। सो उसको क्या बोलते हैं अपन, गुड कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर बोलते हैं ना, मेटल्स को कंडक्टर भी कहा जाता है। कंडक्टर, कंडक्ट करवाने वाला, अपने अंदर से चलने देने वाला। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है मेटल की, मेटल की प्रॉपर्टी पहचानिए और क्या हो सकती है। मेटल हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होता है। जैसे गोल्ड मेटल है, गोल्ड सॉलिड स्टेट में जितने मिलेंगे सब क्या है, मेटल है। सब नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स 65% अबव मेटल होते हैं। कुछ सॉलिड स्टेट में आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, उसकी लिस्टिंग भी हम भी करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लगभग जितने भी मेटल्स हैं सब सॉलिड हैं, और सॉलिड होंगे तो सब हार्ड होंगे। थोड़े बहुत कोई मुलायम होंगे, जैसे गोल्ड हो गया, प्योर गोल्ड थोड़ा सा मुलायम रहता है, उसको हार्ड करके फिर अपन ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स। तो जितने भी मेटल हैं हार्ड रहते हैं। हार्ड रहेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कैसी रहेगी, बहुत हाई। डेंसिटी समझ में आता है, डेंसिटी बोलने से दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। क्या मतलब होता है डेंसिटी का, घना कितना है, और घने का मतलब क्या है, उसके मॉलिक्यूल कितने नज़दीक हैं, एटम कितने नज़दीक हैं।
अगर एटम बहुत नज़दीक रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बहुत घना है, तो बहुत हार्ड है, बहुत टाइट रहेगा। समझ रहे हो बात? अगर एटम या मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक रहेंगे, एकदम चिपके रहेंगे, बहुत नज़दीक रहेंगे, समझ गए, तो इतने से एरिया में, इतने से स्पेस में या इतने से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा एटम आ जाएंगे। समझ गए? 1,00,000 एटम इतने से एरिया में आ गए, है ना, क्योंकि सब एकदम चिपक चिपक के, ठूस ठूस के चिपके हैं, तो बहुत हार्ड होगा ये। लेकिन अगर वो दूर दूर रहेंगे, खूब दूर दूर मॉलिक्यूल रहेंगे, तो इतने से एरिया में फिर 1,00,000 मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, 10,000 आएंगे। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है तो उसकी डेंसिटी कैसी है, कम। इतने से एरिया में, इतने से जगह में, स्पेस में सिर्फ 10,000 एटम जमा है, उसके 10,000 मॉलिक्यूल हैं। और अगर हम उसको अच्छा दबा दें तो इतने से एरिया में कितने मॉलिक्यूल आ गए, 1,00,000, तो वो बहुत हार्ड हो गया। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आ गया तो बहुत घना हो गया। घने के लिए क्या वर्ड यूज़ करना, डेंसिटी। बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई, हाई डेंसिटी, है ना। और इतने ही बड़े स्पेस में अगर सिर्फ 10,000 मॉलिक्यूल हैं तो फैल फैल के रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, तो आप इमेजिन कीजिए इतने बड़े एरिया में सिर्फ कितने मॉलिक्यूल हैं, 10,000, तो फैल फैल के रहेंगे दूर दूर, तो उनकी डेंसिटी कैसी हो गई, बहुत कम, कम घने हैं। इतने बड़े स्पेस में सिर्फ 100 मॉलिक्यूल हैं, तो और दूर दूर रहेंगे, फ्री फैल के रहेंगे एकदम, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो इतने स्पेस में अगर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, उसकी डेंसिटी कम है, वो कम घना है। और उतने ही स्पेस में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1,00,000, 10,00,000, 100,00,000 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, जगह तो उतना ही था लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत घना हो गया, बहुत डेंस हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, टाइट हो गया। समझ आ रहा है? डेंसिटी कम होगी तो मुलायम हो जाएगा। बात समझे? ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी होती है, आप देखिए, पहले परत की मिट्टी, दूसरे परत की मिट्टी, तीसरे परत की मिट्टी, जब ज़मीन खोदते हैं तो अलग अलग तरह की मिट्टी निकलती है। ऊपर की मिट्टी हार्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन आप नीचे जब खोदोगे तो नीचे की मिट्टियाँ कैसी मिलती हैं, मुलायम मिलती है। और नीचे खोदोगे तो फिर हार्ड होता जाएगा, फिर और हार्ड होगा, फिर और हार्ड होगा, फिर हार्ड होता जाता है, फिर पत्थर मिलता है बहुत हार्ड। समझ रहे हो? तो अर्थ के ऊपर का जो कोर है, लेयर है अलग अलग, वो लेयर अलग अलग डेंसिटी की होती है, कहीं मुलायम मिट्टी मिलती है, कहीं हार्ड मिट्टी मिलती है। समझ गए? तो सबकी डेंसिटी अलग अलग है। हाँ जी, तो मेटल की डेंसिटी कैसी होती है अगर सबके सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, क्या हाई होती है, हाई डेंसिटी। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है मेटल की, बोलिए। मेटल के पास एक ऐसी खूबी होती है कि अगर मैं हथौड़ा लेके मेटल की शीट को ऐसे मारूं, किसी मेटल को मारूं ऐसे, तो मेटल ऐसे फैलने लगता है और शीट बन जाता है, चादर बनता है कि टूट जाता है। क्या होता है, अगर आप कॉपर लीजिए, सोना, चांदी, सिल्वर, आयरन, कुछ भी लीजिए, और उसको हथौड़े से पीटिए, ऐसे पीटेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा कि फैलेगा, फैल के चिपट जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा जैसे शीट। समझ आ रहा है? पेपर जैसे बिछ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हैमरिंग करने से वो शीट में कन्वर्ट हो जाए। पहले इतना मोटा लोहा था, हमने खूब पीटा उसको तो वो ऐसे चिपट गया, टांगी बन गया, टंगिया। समझ आया? पीट पीट के हम क्या बनाते हैं, औजार बनाते हैं। देखे हो लोहार लोगों को, लोहे को गर्म करके पीट पीट के उसको शेप देते हैं, डिज़ाइन देते हैं और उसे औजार बनाते हैं। समझ आ रही बात? लेकिन वो टूटता नहीं है, हैमर करने से, हथौड़ा मारने से टूटता नहीं, बल्कि क्या होता है, फैल जाता है, शीट बन जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेलिएबल। क्या बोलते हैं, मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल मतलब हैमर्ड टू फॉर्म शीट। हथौड़ा मारिए और उसको शीट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये वाली जो खूबी होती है, जिस मटेरियल के पास वो खूबी होगी, ये वाली, उस खूबी का नाम क्या है, मेलिएबल। वो मटेरियल कैसा है, मेलिएबल, शीट बनने को तैयार है। ठीक है। एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है कि कोई भी मेटल हमने लिया, उसको थोड़ा सा गर्म किया, ठीक है, और गर्म करके ऐसे पकड़े और खींच दिए, तो ऐसे वो खिंचता चला गया, टूट नहीं रहा है, खिंच 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 रहा है, 1 किलोमीटर चला गया, एकदम पतला वायर बन गया। समझ आया? वायर कभी खोल के देखो, बाल जैसे पतले पतले तार रहते हैं और वो तार आपस में लिपटे रहते हैं तो थोड़ा मोटा दिखता है, एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर का वायर। देखें,
बाल के बराबर पतला रहता है तार, और उनको आपस में गूंथ देते हैं तो थोड़ा सा मोटा वायर हो जाता है। देखे हैं, तार काटिए तो बहुत सारे रेशेस निकलते हैं मेटल के, बहुत सारे बाल जैसे वायर रहते हैं, है ना। इतना पतला वायर कैसे बन गया? हम आपको प्लास्टिक दें, लकड़ी दें और मिट्टी दे दें और आपको बोले कि आप इसको खींच के ऐसे वायर जैसे लंबा कीजिए, तो जाएगा क्या? प्लास्टिक तो खैर थोड़ी दूर तक चला जाएगा, लेकिन वो टूट जाएगा पट से। लेकिन वो मेटल नहीं टूटता। मेटल के पास ये खूबी होती है कि आप उसको पकड़ के खींचिए, वो पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और 1 किलोमीटर खींच दीजिए, टूटेगा नहीं जब तक एकदम ज़रूरत से ज़्यादा पतला ना हो जाए, बाल से भी ज़्यादा पतला ना हो जाए, तब तक नहीं टूटेगा, है ना। ये खूबी कौन सी है कि अगर खींचें तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाए। इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्टाइल होना। समझ आया क्या बोलते हैं इसको? तो इसीलिए वायर किसके बनाए जाते हैं? बोलिए, किसके बनाए जाते हैं? मेटल। ड्रॉन इनटू वायर्स। इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, खींच के वायर बना सकते हैं। ये खूबियों के नाम याद रखोगे। मैलिएबल मतलब शीट बनाना, डक्टाइल मतलब वायर बना लेना, ठीक है ना। और क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल के पास? एक प्रॉपर्टी और होती है, जब हम लोहा नया नया लाते हैं तो उस लोहे में चमक रहती है। उसका रंग कैसा रहता है लोहे का? एकदम सफ़ेद, वाइट। देखिए, जब लोहा नया नया निकलता है भट्टी से तो उसका रंग कैसा रहता है? वाइट। आप उसको बाहर रख दीजिए धूप में, मॉइस्चर में, एटमॉस्फेयर में, तो फिर धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? उसमें जंग लग जाती है, कोरोजन होता है उसके साथ। दिस इज़ ए फिनोमिना जो आयरन के साथ होता है और हर मटेरियल के साथ होता है, ठीक है, जंग लगना। तो उस पर भी हम आएंगे कभी आगे चल के, ठीक है। लेकिन बेसिक कलर कैसा रहता है मेटल का? धूप में रखिए आप मेटल को तो वो कैसा रहेगा? चमकेगा। सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तो वो लाइट को इमिट करता है, चमकता है। देखें हैं आप? देखे हैं कि नहीं? टीन की जो चादर आती है उसको आप धूप में रखिए तो बहुत ज़्यादा शाइन मारता है। जब भी लाइट पड़ता है सन का तो चमकता है वो। देखे हैं ना? देखे हो कि नहीं देखो मेटल्स को चमकते हुए। गाड़ी आप रखते हो धूप में तो आपकी गाड़ी चमकने लगती है, अगर पेंट ना हो गाड़ी के ऊपर तो, है ना। समझे? तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चमक वाली प्रॉपर्टी को लश्चर। क्या बोलते हैं? ये सब साइंटिफिक नेम है, थोड़े से कठिन है, बोलचाल में आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। लश्चर, लश्चर मतलब चमकना। और कोई भी चीज़ कैसे चमकती है? जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो प्योरली लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट लाइट टू शाइन, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब कुछ एग्जांपल्स नोट कर लीजिए मेटल्स के, जैसे कौन कौन से मेटल हैं। इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है। मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स हैं? हाँ, आयरन हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया Ag, गोल्ड हो गया Au, और प्लेटिनम हो गया, और लेड हो गया। लेड को Pb बोलते हैं ना, Pb लेड। टिन हो गया Sm, ठीक है। निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ठीक है, जिंक एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे गिना दूंगा, यहीं पे पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, ठीक है। इतना काफ़ी सफिशिएंट। 2-4 लिख लो खाली, बाद में जब आप टेबल याद करेंगे तब फिर थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ओके, अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल किसको बोलते हैं? मेटल्स ऑलमोस्ट 65% थे, है ना। कितना परसेंट बच गया? 35। उस 35% में ऑलमोस्ट 33% लगभग, कितना? 33 नॉन मेटल्स हैं। 33-34 लगभग नॉन मेटल्स है। यानी कुल मिला के पूरे पीरियोडिक टेबल में मोटी मोटी कैटेगरी 2 ही ठो है। या तो एलिमेंट क्या होंगे? मेटल,
या एलिमेंट क्या होंगे, नॉन मेटल्स। ठीक है ना। तो दूसरी कैटेगरी जो है नॉन मेटल्स की, इसमें जो मेटल्स हैं हमने यहाँ देखा, मेटल्स जो हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड के रूप में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैस में भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, या सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स मिलते हैं। समझे जी कि नहीं समझे? जैसे सॉलिड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल मिलता है, तो सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, आर सॉलिड। ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन, Br, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। ब्रोमीन नॉन मेटल है ना, वो हेलोजन फैमिली पढ़े ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे लास्ट वाली, ग्रुप नंबर 17 की। अभी ग्रुप बताएंगे तो नहीं समझ आएगा। पीरियोडिक टेबल हल्का फुल्का कुछ याद है कि नहीं? एकदम सेकंड लास्ट वाली जो ये कॉलम होती है ऐसे ऊपर से नीचे, उसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है। तो ये इसमें देखिए सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, आयोडीन तो पहचानते हैं आप ना, ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। ब्रोमीन किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। गैसेस स्टेट में बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये सब किस में मिलते हैं, गैस। और ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स। समझे ना, सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैं तो क्या क्या नहीं कर सकते, मेटल क्या कर सकता था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास करता है, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करते। तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, बहुत हाई, बहुत हार्ड होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, और वो नॉन मेटल है उतना हार्ड नहीं हो सकता, इसलिए डेंसिटी कैसी होगी मॉलिक्यूल्स की, बहुत कम, तो डेंसिटी बहुत लो होती है। टूट जाता है ना प्लास्टिक, हम हाथ से तोड़ सकते हैं कि नहीं, बोलिए, तोड़ सकते हैं ना। चीनी मिट्टी की प्लेट को तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं, सब नॉन मेटल्स हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिलाइट होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत वीक होती है। अच्छा, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में कि अगर हम उसको हैमर से ऐसे मारें तो वो ऐसे पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, फैलता जाता है, शीट बन जाता है। अगर हम प्लास्टिक में हैमर से मारें तो क्या होगा, फैलेगा, वो वहीं टूट जाएगा पट से। ये जो टूट गया, इस टूटने को बोलते हैं ब्रिटल होना, टूट जाना। तो जितने नॉन मेटल्स हैं सबकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो किस नेचर के होते हैं, टूटने वाले, और उसको बोलते हैं ब्रिटल इन नेचर, शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है। डक्टिलिटी भी नहीं होती है, मेटल्स को खींचते हैं तो तार बनता है, नॉन मेटल्स को खींचोगे तो वहीं टूट जाएगा पट से, खींचेगा ही नहीं, पतला नहीं होगा। ठीक है। तो उसके पास ये खूबी भी नहीं होती। लश्चर, मेटल्स चमकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं चमकते, सिर्फ एक ही है, ये आयोडीन, ये चमकता है। समंदर से जब नमक बनाते हैं, समझे, और उसको सुखा देते हैं, समुंदर के किनारे रखते हैं ढेर लगा के, तो जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकता है। ठीक है। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लश्चर वाली प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, चमकता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखोगे, नो लश्चर, नो लश्चर
एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है। इसी तरह से इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना हीट कंडक्ट होती है, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, हीट को भी पास कर देता है। एक्सेप्शनल केस है, और वो नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल में लगा होता है ब्लैक कलर का, उसमें से हीट पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है ग्रेफाइट में। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ भी आप लिख सकते हो इसमें एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? कबूल करना, हाँ, छोड़ के, और वो ए से जो स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है कबूल करना। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके नॉन मेटल्स के। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जाम्पल तो यहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा इनके नाम एज ए एग्जाम्पल। कुछ लिख लेना ना, ये ऊपर लिख दिया मैंने, इन्हीं को आप चाहो तो नीचे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। ये नॉन मेटल्स हो गए। अब थोड़े बहुत एलिमेंट जो बच जाते हैं 1%, 2%, 3%, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं। थोड़े से गुण मेटल वाले भी होते हैं और थोड़े से नॉन मेटल, अजीब टाइप की बिहेवियर दिखाते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तीसरी हमारी जो कैटेगरी है वो है मेटलॉइड्स, और मेटलॉइड्स के पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इट पॉसेस बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आगे जब आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तब आपको उन चीज़ों को हम इंडिकेट करवाएंगे कि कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, कहाँ पर रहते हैं। जैसे आपका है एक है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ एटसेट्रा। ठीक है। आर्सेनिक को AS से डिनोट करते हैं, एंटीमनी को SB से डिनोट करते हैं, और बिस्मुथ को BI से। ठीक है ना। तो ये मेटलॉइड्स हो गए, बहुत कम है गिनती में, 2-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। 3 तो मैंने यहीं लिख दिए, और 1-2 और होंगे, तो ये बहुत कम गिनती में है। तो ऑलमोस्ट 65% मेटल्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और बाकी जितने बच कुछ गए वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं। इक्का दुक्का आपके मेटलॉइड्स हैं। तो ये हो गया जी, बोलिए। तो हमने ये किसका क्लासिफिकेशन किया? ये हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। एलिमेंट के टाइप्स लिखे कि जो पीरियोडिक टेबल में 114 तरह के एलिमेंट्स हैं, उसमें से 65% मेटल्स हैं, बाकी के 35% क्या हैं? 34-35% नॉन मेटल्स, और कुछ बचे कुचे क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। तो ये सब एलिमेंट्स हैं, समझ गए ना। और एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल होता है, समझ गए। अच्छा, अब हम एक और दूसरे तरह का प्योर सब्सटेंस लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको प्योर ही मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा तरह के जो पार्टिकल हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं बाय मास। फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास आपस में कंबाइन हो करके एक मटेरियल बनाते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। तो कंपाउंड को भी हम प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा कंपाउंड देखते हैं वो क्या है, ये नोट करो। अगली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर, हमने एलिमेंट डिस्कस किया, और दूसरी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, है ना, लेकिन कैसा प्योर सब्सटेंस? बोलिए। प्योर सब्सटेंस which consist of 2 or more than 2, which consist of 2
और मोर देन 2 एलिमेंट्स। समझ रहे हो क्या मतलब है? कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस। लेकिन कैसा प्योर सब्सटेंस? किससे बनने वाला प्योर सब्सटेंस? तो आंसर है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, है ना? ठीक है, हाँ। सो व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, रेशियो भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शन बाय मास, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। समझे? बाय मास मिलना। देखो कोई भी 2 एलिमेंट मुंह उठा के मिला देने से कंपाउंड नहीं बनता ना, समझे? कोई भी 2 एलिमेंट मुंह उठा के मिला दिए तो वो क्या बन गया? मिक्सचर। एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर मिल गए तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ये भी एक टाइप का मिक्सचर ही है, लेकिन इसको मिक्सचर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जब भी 2 चीज़ मिलती है वो हमेशा कैसे मिलती है? फिक्स रेशियो में मिलती है, फिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, अगर ये रेशियो फिक्स ना हो, मेरी मर्जी मैं जितना चाहे उतना हाइड्रोजन उठा लूँ, मेरी मर्जी मैं जितना चाहे उतना ऑक्सीजन उठा लूँ, दोनों को मिला दूँ, तो ये मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। समझ गए? लेकिन अगर मैं 1 गुना हाइड्रोजन उठाता हूँ, यानी मास से बता रहा हूँ ना, 1 गुना समझिए 1 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया और 8 ग्राम मैंने ऑक्सीजन लिया। कितने गुना ज़्यादा? 8 गुना ज़्यादा। तो 1:8 के रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो फट से पानी बन जाएगा नेचर में। क्या बनेगा? पानी। समझ गए? लेकिन अगर मैं 1 गुना हाइड्रोजन लूँ और 1 गुना ऑक्सीजन लूँ, दोनों 1-1 गुना, और मिलाऊंगा तो मैं देखूंगा पानी नहीं बना। आप उसको पी नहीं सकते, पियोगे तो मर जाओगे। क्या बन गया? कान साफ करने की दवाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। समझ आया? आया कि नहीं? है हाइड्रोजन, है ऑक्सीजन, वही दोनों चीज़ है जिससे पानी बनना है, लेकिन हमने 1 गुना लेके मिलाया तो क्या बन गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। ये आप यूज़ किए होंगे इसको, चोट लगता है तो इससे जख्म भी धोते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से। समझ आया? आया कि नहीं? चोट लगा तो इससे धोते हैं, पानी रहता है, कलर डब्बे में रहता है, धूप में रखते हैं तो ये रिएक्शन कर लेता है धूप के साथ, ठीक है, और चेंज हो जाता है किसी दूसरी चीज़ में। आगे कहीं आएगा रिएक्शन तो हम डिस्कस करेंगे, हालांकि क्लास 10th में होता है, ये पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2। दोनों का रेशियो निकालो। रेशियो आप जानते हो ना, ऐसे निकालते हैं। ये सिंबल का मतलब क्या होता है? 1:2 का मतलब ये डिवाइडेड बाय, तो ये कट पीट के कितना हो गया? तो दिस इज 1:1। तो दोनों हमने 1-1 गुना लिया, 1 गुना हाइड्रोजन 1 गुना ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझे? लेकिन इसको देखिए H2O। अब मैं हाइड्रोजन को कितने गुना ले रहा हूँ? बाई मास, मास के हिसाब से ना। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। समझ गए? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम का वेट कितना होता है? 16 ग्राम। पढ़े? नहीं पढ़े? अरे एटॉमिक मास पढ़े हो ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पढ़े होगे 10th में। एटॉमिक मास की बात हम कर रहे हैं। एक एटम का मास कितना? हाइड्रोजन के 1 AMU में नापते हैं। आगे इस चैप्टर में हम डिटेल से सारी चीज़ें कवर करेंगे। ग्राम में नाप लो। एक हाइड्रोजन का मास कितना लिए हम? 1 ग्राम। ये कैठो हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो कितना मास हुआ इसका? 2 ग्राम। ये कैठो ऑक्सीजन दिख रहा है? एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम, क्योंकि ये O2 के रूप में मिलता है ना, ऐसे O नहीं मिलता नेचर में, ये नहीं मिलता, हमेशा जब भी मिलेगा ऐसे मिलेगा। इसका वेट कितना होता है? 8 ग्राम। और 2 ठो ऑक्सीजन है तो इसका वेट कितना होता है? 16 ग्राम। आ रहा है समझ? तो इसका वेट कितना O2 का? नेचर में ये मिलता है, ये नहीं मिलता। समझे? जबकि है ये एटम, ये तो मॉलिक्यूल हो गया ना, लेकिन मिलता यही है। समझे बात? इसलिए इसका वेट कितना? 16। और ये 2/16 है, तो 2 से कट के कितना हो गया? 1:8। ये बाई मास हमने इनको मिलाया है। तो अगर हम 1 गुना हाइड्रोजन लें और 8 गुना ऑक्सीजन लें, वजन में 1 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना लेना है? 8 ग्राम, 8 ग्राम, और मिला दें तो क्या बन जाएगा? पानी बनेगा।
अगर ये वाला रेशियो गड़बड़ आया तो कभी पानी नहीं बनेगा, कभी ये बन जाएगा, कभी वो बन जाएगा, कभी ये बन जाएगा, अलग अलग चीज़ें बनेंगी। समझ गए ना? तो एक फिक्स रेशियो में जब कोई दो एलिमेंट मिलते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं फिक्स रेशियो में, तब जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, क्योंकि ये भी हम यूज़ करते हैं नेचर में। समझ गए? तो जब एक फिक्स रेशियो में दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तब जो चीज़ बनती है उसको हम प्योर ही मानते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? कंपाउंड। समझे बात? लेकिन कंपाउंड की अपनी एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को आपको समझना है। समझे कि नहीं समझे? बताइए, क्या प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की? सबसे पहली प्रॉपर्टी सुनिए। एक कंपाउंड है मेरे पास H2O, वाटर है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वाटर को अगर मैं तोड़ना चाहूँ, तोड़ना यानी डिकम्पोज करना, तो वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो जब मैं उसको तोड़ दूंगा तो तोड़ने के बाद जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बनेंगे उसके टुकड़े, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब समझ रहे हो? अगर मैं उसको तोड़ूं तो अपने टुकड़ों में टूटेगा वो ना, अपने पार्टिकल में जिससे वो बना था। तो अगर मैं उसको तोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। मिलेगी? मिलेगी। ये जो प्रोसेस होता है डिकम्पोज करने का, तोड़ने का, ये कंपाउंड के केस में बहुत मुश्किल होता है। आसानी से कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होता। समझे? अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिकम्पोज नहीं होता। ये करने के लिए बड़ा तामझाम लगाना पड़ता है, बहुत केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं और इजी मेथड से आप उसको नहीं तोड़ सकते। जबकि मिक्सचर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। मिक्सचर यानी किसी भी रेशियो में मिला दो आंख बंद करके, वो मिक्सचर बन गया। मिक्सचर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो। समझ आया? आया कि नहीं आया? बोलिए। आया? तो कंपाउंड के अंदर डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल और मिक्सचर के अंदर डिकम्पोज करना बहुत आसान, इजी स्टेप्स में हो जाता है वो। तो ये आप याद रखेंगे। decomposed into its particle या decomposed into its constituent particles decomposed into its particles by very टफ मेथड। ठीक है? बहुत टफ तरीके से ये अपने पार्टिकल्स में डिकम्पोज होता है। ठीक? ओके। जब डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता, डिकम्पोज तो हो जाता है, टूट जाता है। जब टूटता है तो जो इसके पार्टिकल मिलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उन पार्टिकल की प्रॉपर्टी, गुण, और जब ये कंपाउंड बना हुआ था उसका गुण अलग अलग होता है। समझ आया? इसको ध्यान से समझिएगा। मिक्सचर में ये खूबी होती है कि कंबाइन करने के बाद जो मिक्सचर बना, जो कंपाउंड बना, समझ रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसके पास जो गुण होगा, अगर मैं उसको तोड़ दूं तो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूटेगा। उन पार्टिकल के पास भी वही गुण होगा जो पहले मिक्सचर के पास था। समझ आया? सेम प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कंपाउंड वाटर, अगर मैं इसको तोड़ दूं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर, ठीक, तो जब ये अलग हो करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा तो जो प्रॉपर्टी H2O के पास थी वो प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन के पास रहेगी ना ऑक्सीजन के पास रहेगी। यानी कंपाउंड और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोनों की प्रॉपर्टी कैसी रहती है? अलग अलग। मैं आपको ये समझाता हूं, इसको नोट कीजिए आप। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड are different. Properties of compound are different from its constituents particle. ठीक है? समझे? हाँ जी, जैसे एग्जांपल से समझिए इसको ना। H2O is compound
formed 1:8 रेशियो बाय मास। ठीक है ना, वाटर एक कंपाउंड है जो 1:8 के रेशियो में मिलता है तभी बनता है। बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा ना, अभी ये जो पॉइंट हमने लास्ट में डिस्कस किया इसको समझिए। देखिए वाटर क्या करने का काम करता है? पानी का प्रॉपर्टी क्या होता है? प्यास बुझाना, और कहीं आग लगी हो तो आग को बुझाना। होती है कि नहीं? वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? आग वाला हम ले लेते हैं। वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? आग बुझाने का काम करता है, एक्सटिंग्विशेस फायर। आग बुझाने का काम। ठीक है। अब ये बना किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्या काम करता है? हाइड्रोजन जलने का काम करता है। इसके एक्सपेरिमेंट्स भी आपने 10th में पढ़े होंगे, है ना? नहीं पढ़े हैं? HCl या H2SO4 से जब हम हाइड्रोजन अलग करते हैं डिकम्पोज करके, तो हमको चेक करना होता है कि कौन सी गैस बनी है। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये गैस बनी होती है, वहाँ पे आप माचिस का तिली जला के उसके मुंह के ऊपर ले जाके ऐसे रखते हो। जो टेस्ट ट्यूब की नाली ऊपर खुली रहती है, ओपन माउथ, वहाँ पे माचिस जला के ऐसे रखते हो, तो आप देखते हो यहाँ से जो गैस निकलती है वो जलने लगती है, और जलते जलते एक पॉपिंग साउंड आता है, पॉपअप करने का साउंड। ठीक है, आवाज़ भी करता है ये जब जलता है तो उससे पता चलता है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। उसको पहचानने के तरीके हैं जो क्लास 10th में आपको सिखाए जाते हैं। आप लोग अच्छे से साइंस पढ़ के नहीं आए हो, है ना? समझ आया? तो ऑक्सीजन गैस कौन सी खूबी रखती है अपने अंदर? ये जल जाती है। समझे? क्या होता है ऑक्सीजन? सॉरी नॉट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जलने वाली गैस है। अगर इस कमरे में हाइड्रोजन है और हम छोटी सी चिंगारी छोड़ देंगे, जल जाएगा, पूरा जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। समझे? इसी से हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। नाम सुने हाइड्रोजन बॉम्ब? बॉम्ब का काम क्या है? जलाना। समझ आया? तो हाइड्रोजन गैस की खूबी क्या होती है? वो जलता है, और जलने के साथ साउंड भी देता है, पॉपिंग साउंड। ठीक, तो ये कैसी गैस होती है? हाइड्रोजन जलने वाली गैस। जलने वाली चीज को क्या बोलते हैं? कंबशन। ये कंबसिबल गैस होती है, जलने वाली गैस। ठीक, समझे? कैसी गैस है ये? जलने वाली, खुद जलती है। ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन को देखो। ऑक्सीजन कैसी गैस होती है? जलाने वाली, जलने में सपोर्ट करती है, खुद नहीं जलती। समझे भाई कि नहीं समझे? खुद जलती है? आंसर है नहीं, जलाने में हेल्प करती है। अगर ऑक्सीजन होगा तभी कोई चीज़ जलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज़ नहीं जलेगी, चाहे वो भले जलने वाली हो। समझे? तो ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर गैस, कंबशन को सपोर्ट करती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग अपने घर में देखते हो। आप लोग चिमनी जलाते हो घर में, मोमबत्ती, चिमनी, कुछ भी जलाए हो? पहले वो ग्लास वाला आता था, एक लैंप आता था, मिट्टी का तेल डाल के उसको अपन जलाते थे, है लालटेन, है ना? तो उसमें जो ऊपर ग्लास लगा होता था, कांच, और वो ऊपर से खुला रहता था, ओपन वाला भी लैंप आता था, वो पैक वाला भी आता है टांगने वाला, वो लालटेन की बात मैं नहीं कर रहा। जो ओपन लैंप आता था, ओपन इस तरह का रहता था, ऐसा कुछ। ये ऐसा कुछ रहता है। तो इसमें हम तेल भर देते हैं, यहाँ इसको घुमाने के लिए एक देता है, घुमाने के लिए, बत्ती इसके ऊपर नीचे करने के लिए, है ना? और ये लैंप होता था इस तरह से, ये ऐसा। ठीक है, ये ऊपर से खुला रहता है, ये वाले लैंप की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? अब आप यहाँ जलाइए, इसको जल गया, उसके बाद ये लैंप पहना दीजिए, ग्लास कांच का है ये, और उसके बाद यहाँ कोई चीज़ रख दीजिए, पैक कर दीजिए, तो क्या होगा? आप सब जानते हो कि थोड़ी देर तक जलेगा, फिर बुझ जाएगा। क्यों बुझ गया? मिट्टी का तेल तो है अंदर, जिसको जलना है वो बत्ती भी है, मिट्टी का तेल भी है, बत्ती भी है, लेकिन जब तक ये खुला है तब तक ये जलता है। जैसे ही ये बंद करते हैं इसको, तो ये क्या होता है? ये बुझ जाता है। फिर आप जलाते रहिए, वो नहीं जलेगा। क्यों?
जितनी ऑक्सीजन थी इसके अंदर, जब तक ऑक्सीजन है तब तक वो सपोर्ट करती रही, जलता रहा मिट्टी तेल। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई वैसे ही बुझ गया वो। आया समझ? तो ऑक्सीजन क्या करता है, जलता है कि जलने में सपोर्ट करता है। और इसका एक सबूत ये भी है कि हमारे एयर में हर तरफ ऑक्सीजन है। हम माचिस की तीली जलाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं जलता, इसलिए इस तीली पर बनने वाली आग जो है वो हवा में नहीं फैलती, पूरा हवा नहीं जल जाता। अगर ऑक्सीजन जलने वाला होता तो 75% 71% ऑक्सीजन है हमारे नेचर में। अगर हम माचिस जलाते तो पूरा नेचर ही जल जाता, अगर ऑक्सीजन जलने वाली होती तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है एयर में। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है, माचिस जला लेते हैं और वो माचिस जल के बुझ जाता है। हवा में आग क्यों नहीं फैलती? क्योंकि ऑक्सीजन खुद नहीं जलता। ये जो तीली है इसके चारों तरफ एयर है, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको सपोर्ट करता है कि हाँ भैया जल जाओ जल जाओ। तीली जल जाती है, ऑक्सीजन नहीं जलता। समझ आए? तो ऑक्सीजन का काम क्या है, ये सपोर्टर गैस है। किसको सपोर्ट करती है? कंबशन को, कंबसिबल सपोर्टर गैस। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी ना, जब तक कंपाउंड H2O के रूप में रहेगा तब तक वो कैसा बिहेवियर दिखाता रहेगा, क्या काम करेगा, आग को बुझाने का काम करेगा। जैसे ही हमने केमिकल रिएक्शन लगा के इसको डिकम्पोज कर दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन का काम क्या, इसके पास कौन सी गुण है, ये खुद जलने वाली हो गई। जबकि जब ये कंपाउंड में था तो ये क्या करता था, ये बुझाने का काम करता था। जब ये टूटा तो ये क्या काम करने लग गया, जलने का काम करने लग गया। जब तक ऑक्सीजन कंपाउंड के रूप में था तो ये आग बुझाने का काम करता था। जैसे ही टूट के अलग हुआ तो ये क्या काम करने लगता है, जलाने का काम करने लगता है, सपोर्ट करने लगता है। तो कंपाउंड और जिससे ये कंपाउंड बना है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, अलग अलग है। समझ आया? तो कंपाउंड के अंदर ये खूबी होती है, लेकिन मिक्सचर के अंदर ये खूबी नहीं होती। मिक्सचर को आप तोड़िए, जिसमें आप तोड़ेंगे उसका जो गुण होगा वही गुण मिक्सचर का भी रहा होगा। समझ आया बात? तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड। पहले तरह का हमने क्या बनाया था, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, बोलिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं, देखिए ये हम सारी चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होगा, कार्बन। कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। समझ गए? कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कहलाने लगेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझे? बोलो ना। हाँ जी, कंटेनिंग कार्बन एटम एंड other atoms like hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, etc. ठीक, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन नाइट्रोजन मिल गया, कार्बन होना चाहिए। तो कार्बन अगर दिखा कहीं पर किसी भी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। कार्बन के साथ बाकी कोई भी एलिमेंट लगे हों उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और ये कहां से मिलता है, कहां से बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग थिंग से बनता है ना, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनता है, लिविंग मटेरियल से, एनिमल से या प्लांट से। ठीक, दूसरा हमने बनाया था इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी इनके अलावा कोई भी एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर कंबाइन हो जाएं तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कंटेनिंग एनी टू और मोर एटम्स। ठीक है,
ठीक है, कोई भी दो एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएं, एलिमेंट्स लिख लो एटम के बजाय, कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत ये होती है कि ये पत्थरों से मिलता है, कहीं मिनरल से मिलता है, नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर कंपाउंड और उसके टाइप्स। ठीक, ये नोट करो। देखो अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड कैटेगरी में। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पहला प्योर सब्सटेंस, जिसके अंदर एलिमेंट देखा, कंपाउंड देखा। एलिमेंट में क्या देखे? मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स में क्या देख लिए? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हो गया, ये प्योर सब्सटेंस का हुआ। अब अपन दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन का टुकड़ा लेते हैं, क्या? मिक्सचर। मिक्सचर तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही लिया अभी, कंपाउंड के साथ साथ ऑलमोस्ट, है ना? कर लिए कि नहीं? कर लिए ना? हाँ जी, इसमें नोट कीजिए, कंटेनिंग एनी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन एनी रेशियो या प्रोपोर्शन, है ना? इसमें कोई प्रोपोर्शन सेट नहीं है, किसी भी रेशियो में कोई भी चीज़ मिला दीजिए, वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। अब हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टी बनाई थी कंपाउंड में। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि कंपाउंड जब भी डिकम्पोज होगा किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा तो बहुत मुश्किल से होगा। एक तो डिकम्पोज नहीं होता, उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत टफ हमको मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन मिक्सचर को अलग करने के लिए नहीं करना पड़ता ना। अरे भैया, हमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें एक चम्मच सैंड उठा के डाल दिया, घोल दिए, मिक्सचर बन गया। दिस इज मिक्सचर, समझे? अब हमको इसको अलग करना है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा देर उसको रहने देंगे, भैया घुल मिल जाओ, थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी पानी ऊपर हो जाएगा, छान लेंगे उसको, पानी अलग मिट्टी अलग, सेपरेट हो गया कि नहीं? कोई केमिकल मेथड लगाने की जरूरत पड़ी क्या? ऐसा ही टाइम पास कर लिए हम लोग, अलग हो गया, ये ईजिली हो गया अलग ना। ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में इजीली डिकम्पोज हो जाता है। Decomposed into particles by very easy method. Decomposed into particles by by very easy method. ठीक है ना? बिना किसी टेक्निकल मेथड के, बिना किसी केमिकल रिएक्शंस के हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे उसमें हम? कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती थी? सेम कि अलग अलग? डिफरेंट होती थी ना। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज एज गुड एज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। समझ आया? ठीक है, समझे? और मिक्सचर में आप एग्जांपल नोट कीजिए, जैसे वाटर प्लस सैंड, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमने लिया वाटर प्लस सॉल्ट। तीसरा एग्जांपल हमने लिया आइस प्लस वाटर, एटसेट्रा। कोई भी दो चीज़ मिलाइए, उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। किसी भी रेशियो में मिला देते हैं। मिक्सचर कितने टाइप का था भाई? बोलो, टाइप्स देखो ना इसके। हाँ, और ये वो वर्ड हैं जिनको आपको सीखना है। पहला तरह का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान। क्या? जब आप किसी पार्टिकल में फ़र्क ना पहचान सकें कि ये सिंगल पार्टिकल है कि अलग अलग पार्टिकल है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एयर चारों तरफ है, अब एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एज वेल एज डस्ट पार्टिकल एज वेल एज पॉल्यूशन, है ना। एयर में हर तरह का पॉल्यूशन है, हर तरह का डस्ट पार्टिकल है, हर तरह की गैसेस हैं, कुछ अच्छी गैसेस हैं, कुछ खतरनाक गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस हैं। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि इस कमरे में जो एयर है उसमें बताओ कहाँ पे हाइड्रोजन है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे नाइट्रोजन है, कहाँ पे आपको टॉक्सिक गैस दिख रही है, कहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो आप अंतर बता सकते हो क्या? नहीं पहचान सकते। तो ये क्या है? इस नेचर का नाम क्या है? इस तरह के मिक्सचर का नाम क्या है? होमोजीनियस, जिसमें आप अलग अलग पार्टिकल को पहचान नहीं सके, है ना। सब एक जैसे ही दिखता है, एयर तो एयर है ना, कोई भेदभाव नहीं है, उसमें आप अलग अलग पार्टिकल को देख ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। एक और एग्जांपल समझो, एक गिलास पानी लिया, एक चम्मच नमक लिया, डाल के घोल दिया। जब हम सादा पानी लिए थे और सादा चम्मच में नमक लिए थे, तो आपको पानी अलग दिख रहा था, आपको नमक अलग दिख रहा था, आप नमक को अलग पहचान रहे थे, पानी को अलग पहचान रहे थे। हमने नमक डाल के घोल दिया और जब वो मिक्सचर बन गया, अब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ कहाँ नमक है, कहाँ पानी है। कैसा लगेगा वो नमकीन पानी? कैसा दिखेगा? नमक अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा उसके अंदर, या दोनों एक जैसे ही दिखेंगे? अब ना तो उसमें नमक है ना उसमें पानी है, दोनों मिक्स होके एक जैसे ही दिखने लग गए, है ना। अब आप उसमें दो अलग अलग सरफेस की बाउंड्री नहीं पहचान पा रहे हैं, दो अलग अलग सरफेस का फेस नहीं पहचान पा रहे हैं। फेस यानी स्टेट, फेस यानी क्या होता है? स्टेट, यानी एक स्टेट सॉलिड था पहले नमक, और दूसरा स्टेट लिक्विड था यानी पानी। तो पहले दो फेस थे ना, सॉलिड फेस और लिक्विड फेस। जब हम मिला दिए इनको तो कौन सा फेस बन गया? लिक्विड। अब सॉलिड फेस दिखता ही नहीं है, तो आप दो अलग अलग फेस की बाउंड्री नहीं सेपरेट कर पा रहे हो, है ना। ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है? बोलिए। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये जो कंपोजिशन बना, ये कंपोजिशन कैसा रहता है? यूनिफॉर्म, एक समान। मिक्सचर कैसा हो जाता है? एक समान। यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अच्छा, उसमें हमने नमक और पानी को जो घोला है, अब वो एक समान दिख रहा है। अब मैं आपको बोलूं, ये पूरा ग्लास है ना, ध्यान से देखना, कहना क्या चाहता हूं समझने की कोशिश करना ना। देखना, ये ग्लास है, ऐसे सपोज इमेजिन करो दिस इज ग्लास, ठीक। इसमें यहां तक ऐसे पानी भरा हुआ है पूरा, ये नीचे पूरा पानी है, ठीक है, समझे। अब मैं आपको बोलता हूं देखो, ये वाला पानी निकालो बाहर, ठीक है। ये पानी हमने बाहर निकाला, मैंने कहा पी के देखो, ये हमने नमकीन नहीं घोला है, नहीं आप नाराज हो जाओगे, शुगर डाल के घोला है, शुगर और पानी, ठीक है। अब हमने ये वाला पानी निकाला, जस्ट ये वाला जहाँ मैंने लकीर खींची है, दिख गया। ये पानी आपको चखाया, आप पिए, कैसा लगा? शरबत है, कैसा लगा? मीठा मीठा, ठीक। फिर मैंने कहा अच्छा यहाँ का टेस्ट कर लिए, अब ना ये वाला पानी पी के देखो, ये इसको पियोगे तो कैसा लगेगा? ऐसे ही लगेगा कि अलग लगेगा? ये सेम टू सेम वैसे ही टेस्ट आएगा, वही लगेगा। अच्छा भैया यहाँ का पानी पी के देखो, ये वाला पानी पी के देखो, ये कैसा लगेगा? वैसे ही लगेगा, सेम टू सेम। इसको क्या बोलते हैं? ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, इस सॉल्यूशन के कहीं से भी आप पार्ट निकालिए, कहीं से भी टुकड़े करके निकालिए, इन सब की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? एक जैसी, सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे आइडेंटिकल, एक जैसी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पूरे मिक्सचर की प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। और सिंगल फेस दिखता है कि डबल फेस दिखता है? फेस समझ रहे हैं ना? स्टेट, सॉलिड स्टेट दिख रहा है कि लिक्विड स्टेट दिख रहा है कि गैसेस स्टेट दिख रहा है? सिर्फ लिक्विड स्टेट दिख रहा है। पहला फेस जो था सॉलिड वाला नमक, वो कहाँ गया? वो खत्म हो गया, वो किसमें घुल गया? आप लिक्विड स्टेट में। तो हमको क्या दिखता है? सिर्फ ओनली सिंगल फेस। ये फेस वर्ड हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनिए आप ना, बार बार स्ट्रेट नहीं कहेंगे। सिंगल फेस दिखता है और आप उसको अलग अलग नहीं बाइफरकेट नहीं कर सकते। हो गया जी यहाँ तक? बोलिए।
कि नहीं? कुछ एग्जाम्पल इसके लिख लो। अच्छा, एक चीज और देखिए ना, जितने भी इस तरह के मिक्सचर होते हैं होमोजेनियस टाइप के, इन्हीं मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। और इस पर पूरा एक चैप्टर आएगा क्लास 12th में सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है ना। सो यहां आप लिख सकते हैं ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल नोट करो। जैसे होमोजीनियस में क्या क्या एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो जिसमें सिंगल फेस हो जाए घुलने के बाद? बताइए। आइस, वाटर प्लस शुगर। हाँ ठीक है, वो जो दो एग्जाम्पल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और कुछ? जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एयर। एयर इज ए मिक्सचर, होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर। लाखों तरह की इसमें पार्टिकल्स हैं, लेकिन आप पहचान ही नहीं पाओगे कहाँ पे कौन सा है, एयर। दूसरा वाटर प्लस शुगर ले लेते हैं, ठीक है। और जितने आपके सॉल्यूशंस आते हैं मार्केट में, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं? उसमें मिक्सचर रहता है। केमिकल रिएक्शन करके पेट्रोल बनाते हैं ना, तो उसमें मिक्सचर भी रहता है। पेट्रोल में अगर मैं मिट्टी का तेल मिला दूं तो आप पहचान पाओगे कौन सा मिट्टी का तेल है, कौन सा पेट्रोल है? लोग मिला के बेचते हैं और आप डलवाते हो गाड़ी में जाके, और आप पहचानते भी नहीं हो। डीजल में मिलाते हैं। तो ये सब किस तरह के मिक्सचर हैं? होमोजीनियस, जिसमें आप नहीं पहचान पा रहे हो। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, एटसेट्रा। ठीक है, ये होमोजीनियस हो गया। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस की खूबी क्या होती है? इसी को नोट करते जाओ। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल आप समझिए कौन सा? ये वाटर प्लस सैंड, इससे आ जाएगा। अगर मैं एक गिलास पानी में थोड़ा सा सैंड डाल दूं, रेत डाल दूं, तो आपको रेत अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। यानी आप सॉलिड स्टेट भी देख रहे हो और लिक्विड स्टेट भी देख रहे हो, दोनों फेस अलग अलग दिख रहे हैं। तो एक से ज़्यादा फेस होना, मल्टीपल फेस अगर आपको दिखा तो वो कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। समझ गए? तो क्या वो कॉम्पोजिशन एक समान है? आंसर है नो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है ना। क्या उस सॉल्यूशन की या उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी? नहीं। हमको सैंड अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी नहीं हुई उसके पार्टिकल की। समझ रहे हैं? सिंगल फेस दिख रहा है कि मल्टीपल फेस? मल्टीपल फेस। तो इसको आप नोट करेंगे, हेट्रोजीनियस में लिखते जाइए। कंपोजिशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। तो लिख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। प्रॉपर्टी कैसी हो गई? पहले आइडेंटिकल थी, अब क्या हो गई? अलग अलग। सैंड की प्रॉपर्टी अलग होगी, पानी की अलग होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। तो यहां क्या लिखोगे? डिफरेंट प्रॉपर्टी। सेकंड स्टेप बनाइए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टी। और तीसरा स्टेप बनाइए, ये सिंगल फेस था, तो यहाँ कितने फेस दिख रहे हैं? मल्टीपल, एक से ज़्यादा फेस दिखेंगे। अब 2 भी दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है, 10 भी दिख सकता है, तो उसको 1 2 3 नहीं लिखते, मल्टीपल लिख देते हैं। ठीक है, ओके। ये तो छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप? ये वाटर प्लस सैंड, और भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर देखें कभी आप? सरसों के तेल में पानी मिलाइए या केरोसिन में पानी मिलाइए, क्या होगा? मिल जाएगा। थोड़ी देर तो मिला रहेगा, लेकिन जैसे आप रख दोगे तो पानी नीचे, सरसों का तेल ऊपर, वो अलग ही दिखेगा। कभी करके देखे हैं कि नहीं देखे हो? मिट्टी का तेल ऊपर, पानी नीचे, ठीक है। भारी चीज़ नीचे रहती है ना, ठीक, ओके। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट मिक्सचर। तो ऑलमोस्ट हमने सारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, सारा केमिकल क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम कुछ नए टॉपिक्स लेते हैं, तो ये नोट करें आप। कर लिए ना आप मिक्सचर और कंपाउंड? अब क्या करना है आपको? अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क, ठीक है। आपको डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस किसके बीच में? मिक्सचर एंड कंपाउंड।
ये कभी कभार आपके पेपर में आ सकता है ना, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस लिखिए। आप आराम से 8-10 डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। और कैसे बनाओगे, इस तरह से ना, जी बाइफरकेट करके लिखोगे, ऐसे डिज़ाइन दे के। यहाँ सीरियल नंबर दे दिए, पहले में मिक्सचर ले लो या कंपाउंड और दूसरे में दूसरी चीज़, ऐसे करके आप इसको बाइफरकेट करके लिखोगे। लिख सकते हो ना मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, उसी को आपको पॉइंट आउट करके लिख देना है। और नहीं बनेगा तो फिर आप बताना, तो मैं आपको लिखा दूंगा।